तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और झारखंड जोन एच का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर दो बात नोट करने की है कि 2023-24 का क्वेश्चन पेपर मीन्स यही साल का क्वेश्चन पेपर है और ये झारखंड जोन एच का क्वेश्चन पेपर है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन से ठोकना मत भूलना, इन चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाइक का बटन से ठोकना मत भूलना। गाइस यार लाइक करना तो बनता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पर आप लोग लाइक नहीं करते। तो यार लाइक कर देना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का है वो टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन है, जो कि एक मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे ना। यहाँ पर जो हम लोग को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है वो बोला है द एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग इज। सो प्लगिंग करना मीन्स जोतना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होती है। इट अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। ये ऑप्शन ए हम लोग का बोला है इट हेल्प इन प्रॉपर इरिटेशन ऑफ रूट्स। हम लोग का जो ऑप्शन सी बोला है वो बोला है इट इरेडिकेट वीड्स, और डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी काम जो होता है हम लोगों का प्लगिंग से हो जाता है। ठीक है, तो हम उसका जो करेक्ट आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ दीज लिख देंगे। तो ये हम लोग का पहला का उत्तर हो जाएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें से कौन से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, कौन से ऑटोट्रॉप्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, जो कि है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, मोनास भी बोल सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गी होता है जो कि हम लोग का पाया जाता है फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सो ये हम लोग ऑल ऑफ दीज, इसका क्लेमाइडोमोनास। एंड जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है द स्मॉल यूनिट्स यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर। जो सबसे छोटी यूनिट्स होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, वो हम लोगों का मोनोमर से बना होता है, पॉलीमर से बना होता है। उसका जो हम लोग का छोटा छोटा जो कनेक्टेड होता है, कनेक्टर्स होता है, इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सिंथेटिक फाइबर्स का। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। उसके बाद बोला गैल्वानाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। सो गैल्वानाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जिस तरह आपका एक मेटल है उसके ऊपर एक कोट कर दिया जाएगा। किसका कोट किया जाएगा। सो गैल्वानाइजेशन एक पर्टिकुलर कोटिंग किसका किया जाता है, इसमें तो जिंक का कोटिंग किया जाता है और किसी का नहीं किया जाता है। गैल्वानाइजेशन में सिर्फ जिंक का कोटिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज क्या हो जाएगा, कोल। ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है इग्निशन टेम्परेचर इज। सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर टू कैच फायर। सही बात है, पहला ही हम लोग का सही बात बोला। इग्निशन टेम्परेचर हम लोग का लोएस्ट टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का कैच फायर करने का। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द स्पीसीज विच आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज का मतलब होता है कगार। ठीक है, हिंदी में बोले तो कगार मीन्स जो एक्सटेंशन के कगार पे, उसको हम लोग कौन से क्या बोलेंगे उसको। ठीक है, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, इन डेंजर या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन डेंजर। इन डेंजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड्स का मतलब कगार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बोल रहा है सेल इज डिस्कवर्ड बाय। काफ़ी फेमस है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, सबसे आसान है। सेल क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोला है द सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। नेक्स्ट जो हम लोग का थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसका 10 नंबर और लास्ट है। थायरोक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन से ग्लैंड इसे प्रोड्यूस करता है, तो थायराइड ग्लैंड इसे प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का टिक द करेक्ट ऑप्शन खत्म हो गया, मैंने आपको सबका आंसर बता दिया। एंड यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ये टोटल 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है टू सेव टाइम सोइंग ऑफ सीड्स इज डन विद। हम लोग को टाइम बचाना होता है बीज बोने के लिए। तो बीज बोने के लिए जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मीन्स जो हम लोग का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो होता है सीड ड्रिल्स। ये मशीन्स होते हैं जो कि इजली सीड को बो देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है द रस्ट ऑफ वीट इन प्लांट डिजीज काउस्ड बाय। फंगस हो जाएगा इसका आंसर। आपको देखो पर्टिकुलर फंगस का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको सिर्फ फंगस लिख देना है। यहाँ पर यूनिफॉर्म ऑफ फायर फाइटर्स हैविंग अ लाइनिंग ऑफ डस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर। सो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर मेलामाइन। मेलामाइन का होता है MELAMINE। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम यूज्ड एज एविएशन फ्यूल इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोसिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैरोसिन। ठीक है,
KEROSENE, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मेटल विच इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन इज, मतलब ऐसा मेटल जो कि कैरोसिन के अंदर डीप करके रखा जाता है, वो दो मेटल होते हैं, ठीक है। पहला तो पोटेशियम जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है सोडियम जिसको हम लोग Na से इंडिकेट करते हैं। सो आप लोग समझ लेना, यहाँ पर के का मतलब है यहाँ पर पोटेशियम और Na का मतलब है यहाँ पर सोडियम, क्योंकि वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर में जो ऑक्सीजन होता है उसके या फिर मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसको कैरोसिन के अंदर डीप करके रखा जाता है। कंप्लीट कंबुशन टेक्स प्लेस इन द डैश जोन ऑफ फ्लेम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटर जोन। आउटर जोन में जो होता है हम लोग का कंप्लीट कंबुशन होता है, ठीक है। आउटर जोन मतलब जहाँ पर ब्लू जोन हम लोग का आउटर जोन जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होता है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होगा वहीं पर हम लोग का सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कंबुशन होगा, तो इसका आउटर जोन हो जाएगा। ऊपर वाला मैंने मिटा दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं आउटर जोन। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज मच लार्जर देन अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजी नहीं, बायो रिजर्व। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 डैश डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन देयर सेल्स, कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मीन्स जो पुराने सेल्स होंगे, मीन्स प्रोकारियोटिक सेल, इसका लिख देंगे हम लोग आंसर प्रोकारियोटिक सेल्स। प्रोकारियोटिक सेल जो होते हैं जनरली हम लोग का प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जहाँ पर वो वेल डेवलप सेल्स नहीं होते। हम लोग का जो न्यू सेल्स होते हैं, मीन्स जो कारियोटिक सेल, वो एडवांस सेल होते हैं, वो सब जो होते हैं वेल डेवलप सेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सब प्रोकारियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोला एनिमल विच ले एग दैट हैचेस एंड गिव राइज टू यंग वंस आर कॉल्ड, तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवीपेरस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे तो जगह हो जाएगा ओवीपेरस। दोस्तों क्या आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इन माई काउंटिंग ऑफ 1 2 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ अ थ्रोट इन द एडोलेसेंस बॉयज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम या फिर एडम्स ब्रिज, नहीं एप्पल, खाने वाला एप्पल नहीं, ठीक है, एडम एप्पल, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का फिल इन द ब्लैंक सेंड होता है। तो फाइनली अब हम लोग पहुँचते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन आंसर आ जाता है, जो कि हम लोग को शॉर्ट्स में करने हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर स्टार्ट करते हैं ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होगा हम लोग का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट्स होगा। ये पूरा सेक्शन बी सिर्फ हम लोग शॉर्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसको की समझ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना। यहाँ पर देखो कार्बोनाइजेशन जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन और कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यू बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन मैटर। देखो कार्बोनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है कन्वर्ट किया जाता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रेसिड्यू, मीन जिसमें कार्बन होगा उस पूरी तरीके से उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, किसकी मदद से, थर्मल डिकम्पोजिशन की मदद से। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल थर्मल डिकम्पोजिशन में जो होता है हीट का यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन करने में, मीन्स एक कंपाउंड को स्प्लिट करने में, ठीक है। एक कंपाउंड को जब हम लोग 2 और मोर कंपाउंड में स्प्लिट करते हैं तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलेंगे, और अगर उसको हम लोग हीट के मदद से करते हैं तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो देखो ये जो होता है आंसर जो है तो होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपका छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कोल कार्बन रिच सब्सटेंस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वो थोड़ा हाई डेफिनेशन था, जहाँ पर बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग का वेजिटेबल क्या है, हम लोग का वेजिटेबल क्या है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, कोल में। और यहाँ पर ये भी लिखा है कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यू, मीन्स हम लोग का कोल क्या हो जाएगा, कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर जो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर लिखा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम लोग का नीचे क्या हो जाएगा, वेजिटेबल जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बोला, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देयरफॉर फार्मर प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स ईच सीजन, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब देखो हर एक क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। सो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, हर एक सीजन अलग अलग क्रॉप्स को प्लांट करते हैं, और इसी प्रोसेस को जो होता है क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लिखा है ना कि न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके बीच में वास्ट डिफरेंस होता है, तो इसको आप लोग समझ के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि ये बस
बस 2 मार्क्स का है तो एक आप इंपॉर्टेंट लिख दोगे और एक डेफिनेशन लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। इट प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सो अगर आप लोग क्रॉप रोटेशन करते हो तो अलग अलग क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मांगता है, तो इससे क्या होता है आपका एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो आप मान लो एक ही क्रॉप उगाते रहोगे सेम फील्ड पे, तो क्या होगा सब न्यूट्रिएंट्स वो ले लेगा, ठीक है, वही क्रॉप ले लेगा। सो जो ज़मीन हो जाएगा वो अनफर्टाइल हो जाएगा। अलग अलग क्रॉप जो आप उगाओगे उससे फ़ायदा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो होगा एक पार्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा उसका जो ज़्यादा डिप्लीशन मीन्स उसका जो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा वो, ठीक है। इसलिए जो होगा हम लोग को क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 बोला है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल कहने का मतलब एक अच्छे फ्यूल का क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना। यहाँ पर देखो हम लोग का आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला बोला है वो बोला है द बर्निंग ऑफ फ्यूल शुड रिलीज हीट इन द कंट्रोल्ड मैनर। तो जब हम लोग फ्यूल को जला रहे होते हैं तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होना चाहिए वो एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। दूसरा बोला है द फ्यूल शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। जो हम लोग फ्यूल अपने पास रख रहे हैं उसको सबसे पहला बात होना चाहिए स्टोर करना उसको ईजी होना चाहिए और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होना चाहिए। ये हम लोग का आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। यहाँ पर सी बोल रहा है द फ्यूल शुड नॉट पॉल्यूट द एयर बाय इमिनेटिंग हार्मलेस गैसेस। तो जो फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे हार्मफुल गैसेस नहीं निकलना चाहिए, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड। द फ्यूल शुड हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पर लो नहीं, यहाँ पर हाई होना चाहिए, ठीक है। और जो हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग 1 kg फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एनर्जी मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 आइडियल फ्यूल्स का डेफिनेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 4 हम लोग का आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, नेम मेल गैमेट इन ह्यूमन, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इट इन ह्यूमन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेल गैमेट। 3 क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स का है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग का मेल गैमेट्स का नाम पूछा था वो स्पर्म हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा हम लोग का टेस्टिस। सिर्फ ये हाफ मार्क्स का होगा। मेन जो हम लोग का वो डायग्राम में हम लोग को 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 मार्क्स में पूछ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा डायग्राम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का मेल गैमेट्स का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल गैमेट। तो यही होता है, आप लोग यहाँ से डायग्राम देख के बना लेना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाई इज एक्रेलिक मोर पॉपुलर देन वूल। ऐसा क्यों है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना। देखो इसका वजह कि एक्रेलिक जो है वो आखिर क्यों पॉपुलर है ज़्यादा वूल से। सो एक्रेलिक इज चीपर देन नेचुरल वूल एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। दिस मेक्स एक्रेलिक इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग अदर फैब्रिक्स। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक्रेलिक जो होता है नेचुरल वूल से सस्ता भी पड़ता है और वूल को जिस तरह हम लोग अलग अलग कलर में डाई नहीं कर सकते हैं ईजिली, और यहाँ पर एक्रेलिक को जो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो एक चीपर और कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। तो इस वजह से जो होता है एक्रेलिक जो होता है ज़्यादा फेमस है हम लोग का एज़ कम्पेयर टू हम लोग का नेचुरल वूल, ठीक है। तो इसका 25 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, उसकी ओर हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, नेम टू एंडेमिक फ्लोरा एंड फाउना ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो हम लोग को एक एंडेमिक फ्लोरा और फाउना, ठीक है, इन दोनों का दो एग्जाम्पल देना है, ठीक है। नेम टू एंडेमिक फ्लोरा एंड फाउना ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं ना। यहाँ पर देखो हम लोग का आंसर क्या होगा 26 नंबर का। तो द एंडेमिक फाउना इंक्लूड्स, फाउना का यहाँ पर कहने का मतलब है एनिमल किंगडम इंक्लूड्स पाइसन एंड जाइंट एंड इंडियन जेंट स्क्वायरल। यहाँ पर दो हम लोग को एग्जांपल देना है ईच का, फाउना फ्लोर का, तो हम लोग का बाइसन हो जाएगा और जेंट स्क्वायरल हो जाएगा, ठीक है, इंडियन जेंट स्क्वायरल। एंड यहाँ पर द एंडेमिक फ्लोरा मीन्स फ्लावर ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो ये जो हो जाएगा आपका दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंडेमिक फ्लोरा भी आपको दो देना है, फाउना भी दो देना है, ठीक है। तो ये आंसर देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट हैपन व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, गिव इक्वेशन आल्सो। क्या होता है अगर हम लोग कॉपर वेसल को एक खुले ऐसे मॉइस्ट एयर जहाँ पर नमी है वहाँ पर रख देंगे तो कॉपर वेसल्स के साथ क्या होता है उसका हम लोग को एक क्वेश्चन के साथ आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं ना। यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, हम लोग का पूछा था आखिर कॉपर वेसल्स को अगर हम लोग मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो क्या होगा। तो कॉपर मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर टर्न्स ग्रीन इन कलर ड्यू टू द कोरिजन। सो अगर हम क्या होगा, अगर हम लोग एक रेनी सीजन, जिस तरह देखो रेनी सीजन में हम लोग का क्या होता है ज़्यादा मॉइस्ट होता है, तो अगर हम लोग उसको एयर के कॉन्टैक्ट में रख देंगे तो कॉपर वेसल्स का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू एयर इन रेनी सीजन। यहाँ पर रेनी सीजन से कहने का मतलब है रेनी सीजन में जो मॉइस्ट होता है, नमी होता है, वो ज़्यादा होता है। द मेटल रिएक्ट विद गैसेस एंड मॉइस्ट एंड एटमॉस्फेरिक गैस टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो क्या करता है जब हम लोग अगर कॉपर वेसल्स को रख देंगे मॉइस्ट एयर में तो वो क्या होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही कॉपर कार्बोनेट बना देगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। दिस गिव्स अ ग्रीन कलर टू द सर्फेस ऑफ कॉपर मेटल। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से कॉपर वेसल जो होगा वो ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। इसका जो रिएक्शन है 2CO प्लस H2O, यहाँ
पर CO है, H2O मीन्स वाटर, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब मिला के यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस प्लस कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हम लोग का क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये जो हम लोग का कलर होता है कॉपर का, वो ग्रीन कलर का होता है, और CO3 जो होगा हम लोग का ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इक्वेशन भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, व्हाट इज देयर फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला कि क्रोमोसोम्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो देखो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हम लोगों का एक न्यूक्लियस हुआ, उसके अंदर हम लोगों का न्यूक्लियस के अंदर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाया जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर 28 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन, उसका फंक्शन क्या होता है, क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। सो ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम्स में हम लोगों का होता है DNA, ठीक है, डायरोक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म हुआ DNA का। तो यहाँ पर DNA में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया जाता है। खैर उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पर सिंपली इसका जो क्रोमोसोम्स का फंक्शन है वो आप लोग सिंपली लिख देना, ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स DNA, जेनेटिक मटेरियल्स को यहाँ पर हम लोग DNA का नाम दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट DNA फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हो गया इसका 28 नंबर का आंसर। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का वीडियो एंड होता है। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जो कि इसका पार्ट 2 हम लोग सेक्शन सी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड लेट हो तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।